नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या चल रहा है आगे का कार्रवाई, उसके ऊपर जो है ये चर्चा रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। देखिए, आप सभी जानते हैं काउंसलिंग पूरी हो चुकी है 1670 पदों के सापेक्ष। अब थोड़ा बहुत चयन पर असमंजस क्यों हो रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं और आगे क्या होने वाला है। उसके बाद तुरंत एलटी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात होगी। ठीक है, तो देखिए, पहले आप अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा का जो है एक स्टेटमेंट देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इसमें विभाग को कई आपत्तियां मिली हैं जिनका निपटारा किया जा रहा है। इसके बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहले कह रहे थे कि जल्द ही 5-10 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब जो है आपत्तियों को निपटान करने के बाद ही जो है नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनियमितताएं तो हुई हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में। कई जगहों तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि कई अभ्यर्थी जो हैं जिनका जो पहचान वाले थे वो 2-2:30 बजे 3 बजे भी जो है आकर अपने जो है साइन करा कर काउंसलिंग कर रहे थे, जो कि कहीं अन्य ज़िले से आए हुए थे, ऐसा भी सुनने को मिला है। अब ये देखिए, ये जानकारी तो जो वहाँ गए हुए थे वही लोग बता सकते हैं, और कहीं और भी ऐसा हुआ है तो बताएंगे आप लोग कमेंट में। लेकिन हम उसके ऊपर वीडियो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका कोई तथ्य हमारे पास है नहीं। सुनी सुनाई बातों पर नहीं हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बाहरी राज्यों की जो महिलाएं हैं जो आफ्टर मैरिज जो इधर आई हैं उत्तराखंड में, उनको टीईटी में आरक्षण मिल रहा है, जबकि नियुक्ति में उनको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको सामान्य श्रेणी में गिना जा रहा है। तो उसके खिलाफ भी थोड़ी बहुत आपत्तियां हो रही हैं लोगों को कि उनको टीईटी में कैसे आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ बहुत यूपी डीएलएड वालों का भी मुद्दा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक का यूपी में बाहरी राज्य वालों को जो है डीएलएड करने की अनुमति नहीं थी। तो कई अभ्यर्थियों का यूपी का फिर पुराना जो है 2024 से पहले का होगा, तो 24-25 से जो भी उसकी डेट है, तो उसके ऊपर भी जो है उन्होंने एफिडेविट ले जाना है कि कहीं आपका जो है यूपी में अगर उस समय स्थायी निवास था तो यहाँ का उत्तराखंड का या दोनों जगहों का था तो नहीं था उस दौरान। तो एफिडेविट लाना है उनने कि किस कारण से, क्या उनके जो है माता पिता या कोई भी वहाँ सरकारी नौकरी कर रहे थे इसलिए आपने वहाँ कराया, या जो भी उनका एफिडेविट जो भी उनका कारण लाया होगा वो उनको दिखाना होगा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि क्या क्या आगे चाहिए होगा अगर काउंसलिंग के बाद किसी का नंबर आता है, तो देखिए, स्वप्रमाणित जो प्रमाण पत्र हैं उनकी 2-3 प्रतियाँ आप रख सकते हैं। अमूमन 2-3 मांगी जाती है। अब इस बार कैसे होता है उसके बारे में चर्चा जब प्रक्रिया होगी उसके बारे में बाद ही आ सकती है। ये मैं पिछली बार की जो है मेरिट लिस्ट के बाद जो आया था उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट वो तो एक आप अपने संस्थान से ले सकते हैं, लास्ट बार जहाँ पढ़ा हो डीएलएड वाले डीएलएड से कर लेंगे, और जो है डीएलएड वाले जहाँ डीएलएड करा था उनने वहाँ से ले लेंगे डाइट से। और अन्य जो भी होंगे वो अपने जो है लास्ट बार जो जहाँ उन्होंने संस्थागत पढ़ाई करी थी वहाँ से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर के चल जाते हैं, 6 महीने के अंतराल के अंतर्गत होना चाहिए वो, जब भी आएगा ये। ठीक है, उसके 6 महीने, हाँ अभी के नहीं, जब वो आपका नाम आएगा उसके बाद जब बुलाने के लिए होगा, तो उसका 6 महीने में जो मैं इसको जानता हूँ विगत 6 महीनों से या ऐसे इनका चरित्र सही है इस टाइप से चल जाता है। इसके अलावा आपको जो है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है वहाँ। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि और क्या, देखिए इसको आप पहुँच करके पूरा पढ़ लेंगे कि एनआईएस डीएलएड वालों को अपने कार्यरत विद्यालय में कार्यरत होने के संबंध में जो प्रमाण पत्र है उसको किस हिसाब से लाना है या कौन सी डेट तक लाना है, 10 अगस्त 2017 के पहले जो है कार्यरत होने की, और इसके बाद ही का जो है सबका टीईटी मान्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनआईएस पे डीएलएड बाद में हुआ है और टीईटी पहले हो गया है, यानी कि उससे कुछ सालों पहले अगर किसी ने बीएड छुपाकर जो है अगर टीईटी दिखाया होगा तो उनको भी थोड़ा जो है दिक्कत हो सकती है।
और यूपी डीएलएड वालों का बता ही दिया मैंने। तो ये कुछ रहेंगी, इसके अलावा जो भी अगर कोई जानकारी आती है प्राथमिक शिक्षक की तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक बार एलटी भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसमें क्या हो रहा है। पहले तो एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जो पहला इससे पहला वाला मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था परिवीक्षा काल के बारे में। तो कुछ लोगों ने उसको जो है गलत अर्थ लिया उसका कि मैं ये कह रहा हूँ कि रिवाइज्ड होगा ही होगा। वो मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि यह भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर नियुक्ति मिल गई है तो उसके बाद जो है नहीं हो सकता है बदलाव। तो तब मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसमें जो है जजमेंट के अधीन नियुक्ति मिली है, सभी जानते हैं। उसमें उनकी जो नियुक्ति पत्र मिला था उसमें भी पीछे लिखा हुआ है साफ साफ कि हाईकोर्ट के फैसले के अधीन या जो भी कैसे कहते हैं उसके अधीन चल रहा है उनकी नियुक्ति पत्र जो भी मिले थे। तो वैसे तो मुझे लगता है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट शायद ही बदलेगी, लेकिन फिर भी देखिए कोर्ट का मामला है, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ पक्का नहीं कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 80-20 का मामला है। 80% तो उनके बिल्कुल भी चांस नहीं है बदलने के, लेकिन 20% ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने जो है थोड़ा बहुत जागरूकता आप लोग चयनित अभ्यर्थियों में भी होनी चाहिए जो कि पीछे पीछे मेरिट में है या जिनका जो है रिवाइज्ड में नाम हट सकता है, तो उनने भी जागरूक रहना है। क्योंकि उनने सभी आप सभी जानते हैं कि नोटिस जारी हुआ है। अगर कोई चयनित अभ्यर्थियों में से भी अपना पक्ष रखना चाहता है और किसी के पास सटीक कोई दलील है तो वो पक्षकार बन सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है और टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मैंने वीडियो बनाई थी पिछली बार की रिवाइज्ड होगी, उसका जो है अर्थ ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 18 फरवरी या जो भी अगली जनवरी के बाद जो डेट लगी उसकी 18 फरवरी की है शायद, तो उसमें अभी फैसला आना बाकी है। आप लोग ये नहीं माने कि रिवाइज होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए आयोग गया तो सही वहाँ पर उसमें, लेकिन फ़िलहाल तो प्रश्नों में कुछ बदलाव होने की संभावना नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। अब जजमेंट किस ओर को जाता है वो तो बात की बात है, लेकिन एक जो याचिकाकर्ताओं के जो मतलब यानी कि जो वेटिंग वाले हैं या जो भी आप कह सकते हैं कि जो रुके हुए हैं अभी जो मेरिट के आसपास हैं, उनके जो वकील थे आयोग के सामने जो उन्होंने रखा जज साहब के सामने एक दलील बहुत अच्छी सुनने को मिली थी कि आयोग जो है विभाग बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शिक्षा विभाग बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा उनने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा डिबेट, तो डिबेट या जो भी आप कार्रवाई कह सकते हैं कोर्ट की, तो उसमें वकीलों ने क्या कहा कि आयोग शिक्षा विभाग बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए 4 जून का जो फैसला आया सुनाया गया था तो उस समय शिक्षा विभाग के जो प्रतिनिधि भी वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, आयोग के तो थे ही थे, शिक्षा विभाग वालों को भी बुलाया गया था और जज साहब ने उनसे पूछा था कि आप लोगों को सुपर न्यूमरी पोस्ट लाने, जो भी योग्य होंगे उनको लाने, उनके लिए सुपर न्यूमरी पोस्ट जो है सृजित करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो शिक्षा विभाग के जो प्रतिनिधि थे उस समय रिप्रेजेंटेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें कोई इस फैसले में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि हम पद जो है सृजित कर देंगे जो भी योग्य उसमें आएंगे कट ऑफ से ऊपर। ठीक है, लेकिन बाद में चलते चलते जो है मामला आयोग के पता नहीं क्या हुआ, आयोग ने जो है शिक्षा विभाग के उस मतलब जो अनापत्ति एक और से कह सकते हैं उसी की हाँ ये फैसला सुना दिया जाए, तो उसके खिलाफ भी एक काम करने की कोशिश करी है कि सुपर न्यूमरी पोस्ट लाने का से बचने के लिए उसने ये प्रश्नों में रिट लगा दी वहाँ डबल बेंच में। ठीक है, तो 4 जून का आधा आधा फैसला अगर सुनाया गया है तो आधा माना गया, तो आधा भी शिक्षा विभाग मानने को तैयार था ना उस समय। तो जब उसके प्रतिनिधि ने वहाँ पर कह दिया हाँ ये चीज़ें हम कर सकते हैं, सृजित कर सकते हैं पद, तो आयोग को क्या दिक्कत हो रही है उसमें। शिक्षा विभाग से बड़ा थोड़ी आयोग होगा, शिक्षा विभाग को तो पता होगा ना कि हम पद कैसे सृजित करेंगे या हैं कि नहीं है, जो भी उनकी हाँ कहने का जो वजह रही है। तो आयोग क्यों इसमें अड़ंगा लगा रहा है। और दूसरी बात यह है, देखिए चयनित हो चाहे नो जो
अनसेलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं, इन्होंने आपस में जो है लड़ना नहीं है। जो कोर्ट से कभी किसी के पक्ष में थोड़ा बहुत भी फैसला आ रहा है तो दूसरा पक्ष जो है उसमें तीखी तल्ख टिप्पणियाँ कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने समझना है कि कुछ समय पहले तक सभी जो है अभ्यर्थी थे, ठीक है, चाहे चयनित का हो चाहे नॉन सेलेक्टेड जो भी हैं, आपस में जो है टिप्पणियाँ करके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को या योग्य लोगों को मौका किस तरीके से मिल सकता है वो चीज़ें आपने देखनी है। तो वो आप सभी जानते हैं सुपर न्यूमरी पोस्ट के आधार पर ही आ सकता है, उसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं, क्योंकि सुपर न्यूमरी पोस्ट नहीं आएगी, डिवाइड होगी तो फिर चयनितों में से कुछ कम हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और सुपर न्यूमरी पोस्ट आती है तो चयनितों के साथ साथ जो है अन्य भी जो उस कट ऑफ को पार कर रहे हैं सबको मौका मिलने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो सबने एक रहना है, ये नहीं कि उस समय तो देखिए गेस्ट टीचरों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा था कि गेस्ट टीचर जो हैं भर्ती पूरी नहीं होने दे रहे हैं। अब किसकी बारी है, देखिए आपस में लड़के कुछ नहीं होता है। अब सेलेक्टेड कह रहे हैं नॉन सेलेक्टेड नहीं करने दे रहे हैं, नॉन सेलेक्टेड कह रहे हैं सेलेक्टेड वालों ने छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर यह है कि जागरूकता हर किसी ने रखनी है। क्या आयोग आगे की कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर सभी ने जो है नज़रें रखनी है और सूचना अपनी अपनी ओर से प्राप्त करनी है, जहाँ से भी उनकी हो सकती है सटीक सूचनाएं प्राप्त करने का जरिया। किसी का भी कुछ भी हो सकता है, किसी का आयोग में पहचान, किसी की कहीं कुछ। तो मेन चीज़ है कि पहले तो एक रहना है, ठीक है। आपस में ही तुम लोग एक दूसरे से लड़के जो है एक दूसरे का पक्ष कमज़ोर नहीं करना है। और जो नोटिस जारी हुआ है चयनितों के लिए कि रिवाइज्ड हो सकता है, तो अगर किसी चयनित के पास कोई सटीक जो है टिप्पणियां हैं इस अपना पक्ष रखने के लिए, तो वो जो है इसमें अपना पक्षकार बन सकता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि सिलेक्टेड लोगों जो है अब रिवाइज्ड आंसर सॉरी रिजल्ट ही जारी होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 18 तारीख को बहुत चीज़ देखिए, एक एक महीने के अंदर तो क्या क्या एक एक दिन में क्या क्या बदल जा रहा था आपने देखा ही है। एलटी कोर्ट केस तो 1 साल से चलता हुआ आ रहा है, आपने देखा ही कितनी बार फैसले बदले गए हैं। तो 18 तारीख को क्या किस ओर को जाता है, जो वकीलों की जो बहस होती है उससे क्या नया निकल के आता है उस पर भी बात है। क्योंकि देखिए प्रोविज़नल लिस्ट के आधार पर जो है चयन दिया गया है, ऐसा कहा है अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा। लेकिन ऐसा तो आप सभी जानते हैं कि मैथानी जी की कोर्ट में भी कहा गया था, लेकिन वहाँ वो साबित नहीं कर पाए थे कि प्रोविज़नल लिस्ट के आधार पर जो है चयन हुआ था। तो ये तो देखिए अलग अलग जज में अलग अलग जो है सोचने समझने की वो रहती है। तो किस हिसाब से जो है तर्क वितर्क होगा या कार्रवाई होगी उस पर भी डिपेंड होता है। तो ये नहीं समझना है कि ये फैसला आ ही गया है, फैसला अभी 18 तारीख को, अभी 18 को भी आता नहीं आता वो सुनवाई होगी। तो तब तक जो है अपनी टिप्पणियों को तो थोड़ा जो है व्यवस्थित ढंग से रखिए, या आप कह सकते हैं कि संयम रख सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया है कि कई टिप्पणियों की वजह से भी कुछ जो है पक्ष विपक्ष में बातें रखी गई, जो चीज़ें कमेंट हम आ रही थी वही चीज़ें वहाँ बोली जा रही थी, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि जो मन में आया वो बोल दिया जाए यहाँ, तो वो चीज़ें भी कभी कभी आपका पक्ष विपक्ष का काम कर जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई नई न्यूज़ निकल के आएगी तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।